नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जो है बात करेंगे आपके पेपर हुआ था 2022 में ग्रेड फर्स्ट का, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के पेपर के बारे में। आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था वो हुआ था 15 तारीख और 10वां महीना 2022 को आपका पेपर हुआ था। उस पेपर के बारे में बात करती हूँ और सब्जेक्ट आपका है हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, इस पेपर के बारे में चर्चा कर रही हूँ, जिसके अपन 150 जो आपके 150 प्रश्न आए थे, पूरे 150 प्रश्न हम जो है उनका जो आंसर की जो आरपीएससी ने जो करंटली आंसर की मानी है वो क्या मानी, उसके बेस पर हम जो है पूरे क्वेश्चन सही करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम जो आपके इससे पहले 5 साल पुराने पेपर हैं, पांचों ही साल के पुराने पेपर ग्रेड फर्स्ट के, ग्रेड सेकंड के और आपके ग्रेड फर्स्ट के संस्कृत डिपार्टमेंट वाले और ग्रेड सेकंड के संस्कृत डिपार्टमेंट वाले जो पेपर हैं, सबका जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपना जो पेपर है हिंदी का। और हिंदी का पेपर ग्रेड फर्स्ट वालों का 2022 में जो पेपर हुआ था अभी सबसे लास्ट में, उस पेपर के बारे में हम बात करेंगे। उसमें आपका जो पहला प्रश्न था, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द है अज, जिसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना था, क्या माना था, उन्होंने माना था इसका आंसर, वो माना था मेडा। क्या माना था? मेडा। अज का अर्थ क्या नहीं होता है? मेढा नहीं होता है। बाकी आपके विष्णु, शिव और घोड़ा, ये तीनों किसका है? तो ये अज के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? परिपत्र को, अधिसूचना को, निविदा को, या फिर अगर मैं बात करूं तो आपके चौथा ऑप्शन है ज्ञापन। तो यहाँ हम बात करते हैं कि राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है परिपत्र को, अधिसूचना, निविदा या फिर ज्ञापन। यहाँ आपके जो है अधिसूचना है, इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही माना गया था। तीसरे प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द दिया हुआ है? किस विकल्प में जो है आपके असंगत विलोम शब्द है? सुकर का जो विलोम शब्द है वो दुष्कर होता है, ग्रस्त का जो है मुक्त होता है क्या, यथार्थ का कल्पित और अमर का अजर। तो यहाँ हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के अंदर जो है आपके अमर का अजर, ये जो है आपके असंगत दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है असंगत? ऑप्शन कौन सा है? अमर का अजर, ये आपके जो है असंगत है। चौथे प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो असंगत है? पहला ऑप्शन है, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। तो आपका ये पहला सही है, दूसरा भी आपका सही है, और तीसरा, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। चौथा ऑप्शन आपके सामने, ज्ञापन में प्रेषिती यानी प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, जो कि गलत है क्योंकि इसमें बाईं तरफ लिखा जाता है। कहाँ पे? बाईं तरफ। ठीक है, तक जो कि आपका चौथा ऑप्शन है इसमें असंगत है। और ये आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसी के अनुसार है जो आपको आंसर बता रही हूँ। अगला प्रश्न है अपना पांचवा, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? किस विकल्प के सभी स्वर हैं जो सभी शब्द जो हैं जो स्वर संधि के हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने वो है तदर्थ, उत्थान और उल्लास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उत्मांग, विद्यार्थी, देवीच्छा, अतएव, निष्ठुर और अतीव, विषम, मार्तंड और महात्मा। तो आपके यहाँ पे जो सभी शब्द है स्वर संधि के पूछे, स्वर संधि में भी आपके जो है पांचों वेद में से कोई भी हो सकता है। अब आपके यहाँ पे जो है व्यंजन और विसर्ग संधि के जो है एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो है उत्थान, आप यहाँ से पकड़ सकते हो उत्थान, उद्दन, थान, ये आपके जो है व्यंजन संधि का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरे में आपके देख लेना, तीसरा है अतदन एव, ये जो है आपके ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो गया, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं है। विषम में विषम हो गया मार्तंड और महात्मा। ठीक है, आपके महात्मा जो है आपके यहाँ पे स्वर संधि का है।
और अगर यहाँ मैं बात करती हूँ विषम, तो विषम में आपके जो है यहाँ पे ये व्यंजन संधि का हो गया। उत्तमांग, उत्तम धन अंग, विद्याधन अर्थी और देवीधन इच्छा, ये तीनों जो है आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। तो आपके यहाँ पे जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। उत्तम धन अंग, विद्याधन अर्थी और देवीधन इच्छा, ये तीनों जो है आपके कौन से स्वर संधि के उदाहरण हो गए। छठे प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। छठा प्रश्न है आपका नि प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है, जिसमें आपके नि प्रत्यय है रहित शब्द वाला विकल्प है। पहला ऑप्शन है चटनी, दूसरा ऑप्शन है ओढ़नी, तीसरा ऑप्शन है सूंघनी और चौथा ऑप्शन है नानी। तो छठे ऑप्शन प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके जो नानी है ये आपके नी प्रत्यय रहित शब्द वाला जो है विकल्प माना जाता है। कौन सा? नानी। ठीक है। सातवें प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प के दोनों शब्द जो हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण है? इसमें जो है साथियों आरपीएससी ने जो है इसके अंदर बोनस दिया है। ठीक है, इसमें बोनस माना है क्योंकि इसमें जो है लगभग सारे जो है एग्जाम्पल इसमें आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसमें एक जो है आपके वो दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो इसमें जो है एक भी आपके दोनों शब्द ऐसे नहीं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। यहाँ पंचानन है तो यहाँ निर्जन आ गया, निर्जन जो है आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आरपीएससी ने जो है ये क्वेश्चन आपके बोनस अंक में माना है। कौन सा? 7वें नंबर का। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में सभी शब्दों में किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है सुकर्म, सुउपसर्ग, संकल्प में सम उपसर्ग। ठीक है, क्षमाचम में इसमें कोई जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अवतरण में औ, दुर्जन में दुर और टाल मटोल में इसमें भी है जो आपके किसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। व्याकुल में वी, विदुर में वी और विवाद में वी। पर्याप्त में परि, दुर्दिन में दुर्दन दिन, अभिदन आगत। यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने तीसरा और चौथा ऑप्शन है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके विदुर में आपके जो है यहाँ किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आपके पर्याप्त में परिदन आप्त, दुर्दिन में आपके दुर्दन दिन, अभ्यागत में अभिदन आगत। तो आपके यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 90वें नंबर का। वो प्रश्न है कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किस का प्रयोग करता है? कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किस का प्रयोग करता है? सबसे पहले पहला ऑप्शन है ज्ञापन का प्रयोग करता है या फिर अधिसूचना, तीसरा ऑप्शन है विज्ञप्ति और चौथा ऑप्शन है साधारण कार्यालय पत्र। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके 90% के अंदर जो है विज्ञप्ति। क्या हो जाएगा इसका? विज्ञप्ति। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान में अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। किसका? विज्ञप्ति का। और इसमें आपके जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम पूरे 150 प्रश्न है जो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है यह शब्द अनेकार्थी है। यह शब्द जो है आपके अनेकार्थी है। कौन सा शब्द है जो आपके अनेकार्थी शब्द है? सबसे पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं कर, दूसरा ऑप्शन है भ्रमर, तीसरा ऑप्शन है प्रतिश्रुति और चौथा ऑप्शन आपके दैनंदिनी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 10वें में जो है यह शब्द अनेकार्थी है। तो साथियों यहाँ पे जो है आरपीएससी ने आपके बोनस अंक माना है। क्या माना है? बोनस अंक माना है, बोनस माना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक 2 प्रश्न ऐसे आ गए, 10 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे आ गए जिसमें आपके आरपीएससी ने जो है बोनस माना था। एक तो 7वां हो गया आपके और एक आपके 10वां नंबर का प्रश्न है जिसमें आरपीएससी ने बोनस माना है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ शुद्ध वाक्य बताइए। एक प्रश्न छूट गया अपना 11वें नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन जो है साथियों आपके ये वाला पार्ट है, इसके भी आपके लगभग जो है कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा? जिसमें आपके जनसंचार हो गया, ये वाला पूरा है जिसमें आपके सिद्धांत वगैरह हो गए। इसमें आपके कम से कम 15 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाले टॉपिक जो अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आपके जो काव्य शास्त्र वाला पार्ट है
कौन सा? काव्य शास्त्र वाला। इसके भी आपके कम से भी कम 15 क्वेश्चन इसके होते हैं, और काव्य शास्त्र वाले पार्ट के हो गए, और आपके जनसंचार वाला और आपके जो ध्वनि सिद्धांत वगैरह इनका है, इन सबके मिला के भी आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके इसके होते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र को इसके ऐसे करके आपके 30 से 35 प्रश्न आपको इन्हीं के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपके अगर गद्य साहित्य और मैं बात करूँ तो आपके गद्य पाठ जो आपके यूजी पार्ट होता है, और वो हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, इनमें से आपके जो है पूरा अच्छा पेपर। इस बार तो शायद जो आपके हैं साइकोलॉजी, इसको जो है सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? पहला ऑप्शन है सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। अगर हम 11वें प्रश्न इसके बारे में बात करते हैं, असंगत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो आपके जो यहाँ पे है बिल्कुल सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल आपके जो है पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। नहीं, सरकारी प्रतिष्ठान ही जो आपके निविदा जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर भी कर सकते हैं, तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन ही यहाँ पे जो है असंगत है। तीसरा, निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है। बिल्कुल आवश्यक होता है। और निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है, तो बिल्कुल ये भी जो है आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है आपके सामने जो पहला ऑप्शन है, उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई हैं। ठीक है, और ये सब यहाँ कुशलता पूर्वक है। कुशलता पूर्वक, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। तो यहाँ जो आपके 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, सरोज स्मृति से ली गई है, यहाँ पे आपके ये आएगा। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, केवल महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित, केवल लगाने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे नहीं। ठीक है, यहाँ आपके जो है सब यहाँ कुशलता पूर्वक है, तो यहाँ आपके जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया था। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन जो है गलत है आपके? पहला ऑप्शन है मारुति, मारुत धन ई बराबर क्या होता है? मारुति। हाँ, और दूसरा ऑप्शन है ग्राम धन ईन बराबर ग्रामीण, और बूढ़ापा में बूढ़ा धन पा, मानव का है आपके मनुधन है। तो आपके यहाँ पे मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण कौन सा है? तो मारुत धन ई बराबर मारुति। ये जो है आपके यहाँ पे आरपीएससी ने पहला ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही माना है कि मारुत धन ई बराबर जो है आपके दोषपूर्ण माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है आपका, वो है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। यहाँ हम बात करते हैं कपीस और ऋग्वेद। पहला ऑप्शन है आपके यहाँ विसर्ग संधि का पूछा है, कपीस और ऋग्वेद, जो कि आपके विसर्ग और व्यंजन संधि के उदाहरण। पहले विसर्ग संधि का होना चाहिए पहला ऑप्शन, और दूसरा व्यंजन संधि का होना चाहिए। ठीक है, महेश और उज्जवल। तीसरा ऑप्शन है निरोग और सन्मार्ग। निरोग निहेदन रोग, आपके ये तो है विसर्ग संधि का, और सन जो है सदन मार्ग, ये जो है आपके व्यंजन संधि का। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल प्रतिदन एक, ये आपके जो प्रत्येक है आपके चौथे ऑप्शन में, ये आपके जो है व्यंजन संधि का नहीं है, तो इसलिए आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। कौन सा? तीसरे नंबर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। अगर पहले ऑप्शन की तरफ मैं बात करती हूँ, सबको एक सा देखने वाला समदर्शी, बिल्कुल जो है आपके सही है, यहाँ असंगत पूछा है। ठीक है, सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, जो सबको समान नजरों से देखता है। उपकार को मानने वाला
कृतघ्न, जो कि आपके गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कृतघ्न। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, बिल्कुल ये भी आपके जो सही है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, ये भी आपके सही है। उपकार को मानने वाला जो है आपके कृतघ्न नहीं होता है। तो आपके 15वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दूसरे नंबर का आंसर ये जो आपके गलत है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। अधिसूचना के संबंध में जो है आपके सही कथन है। पहला ऑप्शन है, राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अधिसूचना में जो है क्रमांक आवश्यक होता है तो नहीं, क्रमांक की कोई जरूरी नहीं कि आवश्यक ही हो। ठीक है, आपका यहाँ पे पहला सही है और सही कथन अधिसूचना के संबंध में सही कथन पूछा है, तो आपका यहाँ पे सही यही है। सॉरी, आपके जो है यहाँ पे जो माना गया है, इस प्रश्न को अपन एक बार फिर से दोबारा देखते हैं। ठीक है, अधिसूचना के संबंध में सही कथन पूछा है, राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है, जबकि होता है, तो आपका ये जो है गलत था। ठीक है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, अधिसूचना में तो क्रमांक आवश्यक होता है, तो यहाँ आपका जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। तीसरा, सरकारी नियमों अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यहाँ आपको सही है कथन छांटना, तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन सही हो गया है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है, नहीं मान्य है, बिल्कुल ये भी जो है आपके मान्य है। तो आपका यहाँ पे जो है 16वें में दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का। 17वें नंबर का प्रश्न है वो है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो आपके यहाँ राक्षस मनुजाद और दैत्य, प्रसून कुसुम और पल्लव, गंगा त्रिपतगा और अलकनंदा, पीयूष सुधा और अमृत। 17वें नंबर के जो क्वेश्चन है इसके अगर हम बात करते हैं तो प्रसून कुसुम और पल्लव, तो आपका यहाँ पे जो है ये तीनों परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी गंगा त्रिपतगा अलकनंदा ये तीनों जो आपके गंगा के पर्यायवाची हो गई, ये आपके इधर पीयूष सुधा अमृत ये आपके जो है इसके पर्यायवाची हो गए। बिल्कुल आपका दूसरे नंबर का जो है ये आपका बिल्कुल परस्पर गलत ऑप्शन है, तो आपका 17वें में दूसरे नंबर का ऑप्शन सही माना जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध शब्द है। आपके शुद्ध और अशुद्ध शब्द के भी जो है आपके यहाँ पे भी 3-3 प्रश्न 4-4 प्रश्न आपके शुद्ध अशुद्ध के दोनों आते हैं, 2 शुद्ध के और 2 अशुद्ध के। 2 शुद्ध वाक्य आते हैं और 2 अशुद्ध वाक्य भी जो है आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य के 2 प्रश्न आते हैं, बाकी शुद्ध शब्द के 2 और अशुद्ध शब्द के भी 2 प्रश्न आते हैं। ऐसे करके 4 और 6 प्रश्न इनके हो जाते हैं आपके। ठीक है, निरोग पहला ऑप्शन है, निरोग दूसरा है अम्न, तीसरा ऑप्शन है सौहार्द और चौथा ऑप्शन है पुनरावलोकन। यहाँ शुद्ध शब्द पूछा आपको 18वें प्रश्न में, इसमें आपके जो है सौहार्द बिल्कुल जो है आपके शुद्ध शब्द है, बाकी निरोग जो इसमें आपके बड़ी की मात्रा आएगी, अम्न आपके जो है गलत है, पुनरावलोकन में जो है ये भी आपके बिल्कुल गलत है। ठीक है, पुनरावलोकन यहाँ आपके ये रह के हलंत आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का ऑप्शन 18वें में तीसरा। 19वें नंबर का प्रश्न है, किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। किसमें, जिसके हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम छपा रहता है। 19वें नंबर के में अगर हम बात करते हैं तो अधिसूचना में या फिर ज्ञापन में या फिर परिपत्र में या फिर अर्धशासकीय पत्र में, तो यहाँ आपके जो है बाईं ओर आपके जो अधिकारी का नाम छपा रहता है, तो वो कौन सा है, अर्धशासकीय पत्र। 20वां प्रश्न है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है जो कौन सा है, अचल का पुरुष और अचला का पृथ्वी। सही पूछा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सही बताना है, तो पुरुष सही पूछा है। ठीक है, अचल यानी पुरुष और अचला यानी पृथ्वी, जो कि आपके गलत है। तरणी यानी युवती, तरुणी यानी षोडशी, ये भी आपका जो है गलत है। करोड़ यानी गोद और करोड़ यानी 100 लाख, बिल्कुल आपका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे सही है। सूची तालिका, सूची और इंद्राणी ये गलत है आपका। ठीक है, सूची यानी तालिका, सूची यानी इंद्राणी ये गलत है आपका, ये वाला सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है 20वें में तीसरे नंबर का ऑप्शन आरपीएससी ने बिल्कुल सही माना है। 21वां प्रश्न है,
का बरखा जब करसी सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। का बरखा जब करसी सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? तो 21वें में जो है आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ये बिल्कुल जो है आपका सही अर्थ है। ठीक है। 22वें नंबर का प्रश्न, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालना क्रोध भड़कना, क्रोध भड़काना, ये जो है आपके आग में घी डालने का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा? दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है मुहावरे का सही अर्थ है 23वें नंबर का प्रश्न, मुहावरे का सही अर्थ कौन से मुहावरा है जिसका बिल्कुल सही उत्तर है, सटीक उत्तर है? तो दांत काटी रोटी यानी दोस्ती पक्की, ये जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर आरपीएससी ने माना है। 24वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं? किस विकल्प के सभी शब्द जो है आपके अनु उपसर्ग से बने हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके 24वें में तीसरे नंबर का अनुज और अनुग्रह है, इनमें आपके जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपके जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 25वें में अगर मैं बात करती हूँ, जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को क्या कहा जाता है? तो उस जो है पत्र को हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? 26वें में जो है आपके तत्पुरुष समास से निर्मित है और यहाँ आपके आरपीएससी ने जो है बोनस दिया है। ये बोनस वाला प्रश्न आपके फिर से आ गया है क्योंकि इसमें जो है तत्पुरुष समास से निर्मित जो सभी शब्द हैं वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो आपके 26वें प्रश्न में जो है आरपीएससी ने बोनस माना है। 27वें प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, 27वें प्रश्न में 27वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द जो है आपके शुद्ध हैं। तो आपके यहाँ पे निरपराध, उच्छ्वास और उच्च श्रृंखल जो है आपके यहाँ पे शुद्ध शब्द माना है और आरपीएससी ने जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सटीक माना था। अगला आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश जो है आपको पढ़ना, एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। संसार में हमें प्रत्येक पथ पर संघर्ष करके अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। यदि हम श्रम करते हैं, श्रम, तब जीवन के संघर्ष में हमें विजय मिल पाती है। हम जितने भी शक्तिशाली और साधन संपन्न हो पर यदि श्रम करने से जी चुराते हैं तो हमारी शक्ति और साधन संपन्नता अकेले में हमें लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकती। श्रम असली रूप तो सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी निरंतर श्रम में लगे रहते हैं। रंगीन तितलियां धूप में उड़ती फिरती और सुगंधित सुमनों के सौरभ का पान करके सुखी होती हैं। मधुमक्खियों को फूलों के कोष से मधु निकालकर सिंचित करने में कम श्रम नहीं करना पड़ता। चींटी को तो कविवर पंत ने श्रम का प्रतीक ही बना दिया। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न हटती। ये किसका है? पंत का जो है आपके सुमित्रा नंदन पंत का जो है यहाँ पे उन्होंने क्या माना था? चींटी को तो जो है आपके श्रम का प्रतीक ही बना दिया था। किसको? चींटी को। और ये उनका जो है आपके पंक्तियां हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। अब हम यहाँ सबसे पहले जो है आपके प्रश्न की ओर चलते हम अपना प्रश्न है। ठीक है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है। यहाँ आपके चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण क्या है? तो इसमें आपको जो है आंसर खुद को देना है। पढ़ लिया मैंने एक बार, आप फिर से दोबारा आंसर देखना है। लेकिन आरपीएससी ने जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोनस मिला है। कम से कम इतने प्रश्न आपके 15 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको बोनस मिला। कितने? 15 प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 29वां प्रश्न है, वो है उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक क्या है? उक्त गद्यांश का जो सर्वाधिक जो है संगत शीर्षक क्या निकलता है इसका? तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके श्रम का महत्व बताया है। ठीक है। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक है। क्यों? किसके लिए आवश्यक है मनुष्य सबसे ज्यादा? 30वें नंबर का जो प्रश्न आपका, इसमें आपके जो है श्रम का जो है सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व माना किसको? श्रम को। ठीक है। 31वां प्रश्न आपके सामने, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित
करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो 31वें में जो है आपके सबसे प्रभावी तरीका है छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय सुझाए। यह जो है आपका बिल्कुल प्रभावी तरीका जो है सबसे बेस्ट माना गया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिचल देव रासो का रचनाकाल समय है। तो साथियों अब यहाँ से आपके जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्न है वो शुरू हो गए हैं। कहाँ से? 32वें नंबर के प्रश्न जो है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो गया है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिचल देव रासो का रचनाकाल समय क्या माना है? तो इन्होंने क्या माना था? मोतीलाल मेनारिया ने इन्होंने माना था 16वीं शताब्दी। क्या माना था? 16वीं शताब्दी। 32वें में आपके जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? तो 693 ईस्वी। ठीक है। 34वां प्रश्न है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जाती है पंक्तियां लिखने वाले कौन से कवि हैं? तो 34 में अगर मैं बात करूं तो आपके ये पंक्तियां लिखने वाले आपके यहाँ पे जो है आरपीएससी ने बोनस दिया है क्वेश्चन में। उन्होंने बोनस माना है कि यहाँ पे ये पंक्तियां हैं, इसका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे नहीं है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टिज है? तो यहाँ हम बात करते हैं तो 35 में आपके जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन पर्यावरणीय संदर्भ। आरपीएससी ने ये माना है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा कि उन्होंने अदा बताया था कि इसका सही जो सटीक आंसर होगा वो अदा होगा, जबकि इसका जो आंसर है वो अदा प्रदा कुछ भी प्रदा बताया था, सॉरी प्रदा, लेकिन इसका आंसर जो है प्रदा नहीं है। इसमें आरपीएससी ने पर्यावरणीय संदर्भ माना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। 36वें नंबर का सॉरी इसमें तीसरा ऑप्शन मानना है, तो ए बी सी डी यहाँ पे जो है सभी को मानना है। अदा प्रदा पर्यावरणीय संदर्भ और प्रक्रिया आपके यहाँ पे ए बी और सी और डी चारों ही ऑप्शन आपके जो है यहाँ कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टि है, तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। किसी ने एक बताया था, लेकिन यहाँ पे पर्यावरणीय संदर्भ भी आपके जो है इसका जो है सिस्टम प्रणाली का सही उत्तर है, और प्रक्रिया भी है जो आपका सही है। किसी ने अदा और प्रदा ही बताया था, लेकिन यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे बिल्कुल सही था। 36वें नंबर का प्रश्न था, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है उस छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस मुख्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवदान कहा जाता है। मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? तो मन के चंचल विकारों को जो है संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना गया था? तो संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूलों को जो है कोमल माना गया था। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं पक्षी जानवर पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म दिया गया है उनको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है। कोई कौन सा युग्म जो है आपके सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हम बात करते हैं कोहलर जो है, कोहलर ने कबूतर पर प्रयोग नहीं किया था। ठीक है। 39 में जो है आपके 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? और यहाँ पे जो है आपके आरपीएससी ने जो है बोनस वाला प्रश्न माना है। कौन सा? बोनस। ठीक है। 40वें में, पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन, यह किस छंद की पंक्तियां हैं? किस छंद की? अलंकार नहीं पूछा, यहाँ पे छंद पूछा है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन, यह किस छंद की पंक्तियां हैं? तो आपके ये जो है दोहा छंद की पंक्तियां। किसकी? दोहा छंद की। अगला प्रश्न आपके 42वें नंबर का कि सही क्रम बताइए। जो आपकी भाषा है उसका सही क्रम कौन सा होगा? तो 42 में जो आपके हैं पहला ही ऑप्शन वैदिक संस्कृत, उसके बाद आपके लौकिक, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 निर्मितवाद रचनावाद उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? कौन सी जो है आपके अधिगम की दशा नहीं है? 43 में अगर मैं बात करूं तो आपके अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व, ये जो है आपके अधिगम की दशा नहीं मानी गई है। ठीक है, चौथे नंबर का ऑप्शन। 44 चौथा शतक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है। कौन से ऐसे कवि जिनका संबंध जो है आपके राजस्थान से रहा था? तो है नंद किशोर आचार्य। कौन है? नंद किशोर आचार्य। आपके यहाँ से हर बार 1% तो फिक्स है। सप्तक में से जो आपके तार सप्तक है उसमें से 1% आपके हर बार फिक्स होता है। 45वें नंबर का प्रश्न आपका,
संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व कौन सा है? तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके संवेगात्मक सजगता जो है आपके संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व माना जाता है। कौन सा? संवेगात्मक सजगता। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। बी, एक तो संवेगात्मक सजगता हो गया, और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके तो संवेगात्मक नियंत्रण, दोनों माने जाते हैं। तो आपके बी और सी में आपके जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरे नंबर का। ठीक है, सजगता भी है और यहाँ पे नियंत्रण भी है, तो आपका जो यहाँ पे है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर माना गया था। 46वें नंबर का प्रश्न है, जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार का माध्यम है 46 में, तो आपके जो है आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है, इंटरनेट भी है, तो आपका उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 47वें नंबर का प्रश्न है, सत्य निपुणता लोक शास्त्र काव्य द्विक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। काव्य हेतु विषय यह मत किस आचार्य का है? तो आपके ये जो है किस आचार्य का है? तो 47 में जो है आपके ये मम्मट का है। किसका? मम्मट का। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है। जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? 48 में अगर मैं बात करती हूँ आपके, तो यहाँ पे आपके जो है पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। ये जो है आपके सबसे उपयुक्त कथन माना गया था। फोर्टी 49 नंबर का प्रश्न है। 49, माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? तो 49 में जो है आपके माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? 1 साल ही हुआ था। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो है स्किनर के अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, ये जो है आपके सही नहीं है। चौथे नंबर का ऑप्शन। 51वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसकी ओर हम बात करते हैं। 51वें नंबर का 51 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? तो आपके एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह जो है आपके देवनागरी की विशेषता नहीं है। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना निम्न विद्वान की है। तो किसकी है साथियों ये? तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग है। तो मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? तो आपके ये कितने हैं? 4 हैं। और साथ ही ये वाला प्रश्न जो है आपके कल ही यूजीसी नेट के पेपर में आया था, सेम यही प्रश्न, ठीक है। 54 नंबर का जो प्रश्न है उसकी ओर हम बात करते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा में इन्हें नहीं माना जाता है। किसको जो है रीति मुक्त काव्यधारा में नहीं माना जाता है? तो यहाँ आपको जो है प्रश्न देखते ही आंसर आगे होगा। जो पजनेश है यह आपके रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है। बाकी गणानंद ठाकुर, बोधा और आलम जो है आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। 55वें नंबर का प्रश्न है 55, तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी जो है आपके तुलसीदास की रचना नहीं है? 55 की अगर मैं बात करती हूँ तो राम रक्षा स्तोत्र है, ये आपके जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। 56 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जो है आपके क्रो एंड क्रोक की है। किसकी है? क्रो एंड क्रोक की है। 57 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो है आपके सत्य नहीं है? तो 57 में जो है आपके नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। ये जो है आपके कथन जो है सत्य नहीं है, ठीक है। 58, सतगुरु समान को सगा में समान क्या है? सगा जो आपके समान है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये आपके समान, समान का जो अर्थ क्या होता है? तो समान होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके सही हैं।
59 नंबर का प्रश्न है, चहित युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए? तो इसके अंदर आपके आरपीएससी ने जो है बोनस अंक माना है। ये भी आपका जो है बोनस प्रश्न है। कौन सा? 59 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर में अगर बात करूं, 3 प्रकार के व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया था? 3 प्रकार के व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया था? तो अगर 60 नंबर के क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो रस ध्वनि को जो है उन्होंने सबसे जो है उच्च स्थान प्रदान किया था। रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले जो है आपके वो विद्वान कौन है? तो यहाँ तो आपके जो है पहले नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है आपके हृदय की मुक्तावस्था की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वो है आपके सामने जो है आपके काव्य शास्त्र से संबंधित है, जो काव्य प्रयोजन का है। और आपके सामने जो है कुछ पंक्तियां दी हुई है और इसकी पंक्तियां हैं, काव्यम यशस्य अंकृत्य अर्थ कृत्य व्यवहार विदे स्वे तर्क्षतीय शब्द है पर निवर्त्य कांता सम्मतित योपदेश युजे। तो इसका जो काव्य प्रयोजन विषय यह मत किसका है? अगर इस मत की हम बात करते हैं 62 नंबर का जो प्रश्न आपका इसमें, तो ये किसका मत है साथियों? तो ये आपके मम्मट का है। कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, यहाँ भूति से क्या आशय है? तो भूति से जो है आपके यहाँ पे संपत्ति, क्या है आशय? संपत्ति। 13वीं सदी की रचना है। 13वीं सदी की रचना जो है आपके कौन सी मानी जाती है? तो आपके यहाँ पे जो है यहाँ आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? बोनस अंक माना है 64 में। आगे हम बात करते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? तो यहाँ आपके जो है 65 नंबर में यहाँ घनश्याम दास बिड़ला की जो है विभूति की जीवनी है। कौन सी? मरुभूमि का वह मेघ किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ आपके जो है 66 में जो है यहाँ आपके आरपीएस ने बोनस माना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो प्रकाशन वर्ष चंद्रकांता है उनका उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसको सटीक पता हो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे। 67 नंबर का प्रश्न है, विठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो आपके नंददास जो हैं आपके विठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृंदावन वीर फिरे राधा नंद किशोर निरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे संग डोले बोले मोर यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? तो 68 में जो है आपके भ्रांतिमान, यहाँ की उनको जो है भ्रांति हुई है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर माना है। 69 नंबर का प्रश्न है, यह विकल्प सही है। कौन सा? तो यहाँ पे आपके आरपीएससी ने जो है यहाँ पे भी आपके बोनस अंक माना है। कौन सा? 69 नंबर के प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर में बात करते हो 70 नंबर का प्रश्न आपका 70, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ आपके जो है सही युग्म कौन सा है? तो आपके रिचर्ड सचमैन का जो है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ये बिल्कुल आपके सही जो है माना गया है। 71 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड यानी आइसबर्ग के समान है, यह वाक्य किस आलोचक या सिद्धांतकार का है? तो यहाँ हम बात करते हैं किसका है? तो ये सिगमंड फ्राइड का है। 72 नंबर का प्रश्न है, उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? तो उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? बालक कहा है। लोनजाइनस के उद्दात में सम्मिलित है, लोनजाइनस के उद्दात में सम्मिलित है तो कौन सा है सम्मिलित? यहाँ हम बात करते हैं तो भावावेश की तीव्रता, कौन सी है? भावावेश की तीव्रता जो है इसमें शामिल है। एक आपके बलाशयिता, ये भी जो है आपके लोनजाइनस के उद्दात तत्व में शामिल है। ठीक है, 74 नंबर का प्रश्न है, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में जो है कौन सा कथन है वो सही है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 74 में तो आपके दोनों बातें सही है। डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं बिल्कुल, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। जो आपके यहाँ दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी कैसी वृत्ति वालों को कविता न करके
करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ आपके जो है इसमें बोनस अंक माना किसने, आरपीएससी ने बोनस माना है। और जिस जो बोनस माना है तो उसमें आपकी क्या राय है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 76 नंबर का जो है आपका प्रश्न है, लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती हैं। तो आपके 76 में जो है आपके चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। सुरभि के समान जो है आपके उर्मिला बनकर आती हैं। ठीक है। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पेपर की, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से जाके आप अभी ज्वाइन कर ले, और आपको उस पर ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है 77 नंबर का, गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा। गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को जो है पुण्य क्यों मिलेगा। 77 नंबर का प्रश्न, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी। किसकी जो है, किसकी, गीसु की। और गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी। इसमें जो है आपके दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 78वें नंबर का प्रश्न है आपके, रांगेय राघव कृत रचना है। रांगेय राघव की जो है रचना इसमें कौन सी है। तो यहाँ हम बात करते हैं तूफानों के बीच जो है आपकी किसकी है, रांगेय राघव की। 79 नंबर का प्रश्न है, कबीर के बीज का बाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे आपके 79 में। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके जो सतबानी है, ये कबीर के बीज का बाग नहीं है। बाकी साकी, सबद और रमेनी जो है आपके, ये तीनों कबीर के बीज का बाग है। 80 नंबर का प्रश्न है, 80, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है साथियों आपके। तो यहाँ पे जो है आपके उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जो है आपके आनंद कादम्बनी के संपादक थे। 81 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान कौन है। तो यहाँ पे आपके कौन है, तो वो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने जो है आपके पृथ्वीराज रासों में बिल्कुल वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने का जो है मानी थी। किसने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। 82 नंबर का प्रश्न है आपके, गुणवंत हेमंत जो है किसकी कविता है। गुणवंत हेमंत किसकी कविता है। तो 82 में अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके, तो श्रीधर पाठक की है। किसकी, श्रीधर पाठक की। आचार्य कुंतक ने इनमें से किसी वक्रोक्ति का एक बाद जो है भेद नहीं माना है। तो आपके यहाँ पे जो है अर्थ वक्रता, यहाँ पे जो है आपके वक्रोक्ति का भेद नहीं माना गया है। ठीक है। 84 नंबर का है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है। तो 84 में अगर हम बात करते हैं पंक्ति किस कवि की है, तो आपके ये घनानंद की जो है पंक्तियां है। किसकी, घनानंद की। रहीमन आसवा नयन ढरी जी दुख प्रगट करे, जहाई निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। यहाँ कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों। तो आपके यहाँ पे जो है दृष्टांत अलंकार है। कौन सा, दृष्टांत अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 86 नंबर का प्रश्न है आपका, और वो है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर कथात्मक मानी है, उनमें से नहीं है। कौन सी नहीं है। तो आपके यहाँ हम बात करें तो आपके राहुल बेल जो है, राहुल बेल, ये आपके जो है इसकी साहित्यिक प्रवृत्ति वीर कथात्मक मानी, उनमें से नहीं है। तो कौन सी नहीं है, राहुल बेल नहीं है। 87 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। तो आपके 87 में जो है आपके ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है। तो यह आपके संदेश भेजने वाला। प्रथम तत्व क्या है इसका, संदेश भेजने वाला। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 89 नंबर का प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण कौन सा है यहाँ पे। तो आपके आगी बढ़वानी ते बड़ी है, आगी पेट की, ये जो है आपके लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। 90 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके 14 सितंबर 1949 को। तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। 91 नंबर का प्रश्न है, सगन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहवे व जमुना के तीर। ये किसका दोहा है। तो यहाँ आपके जो है आरपीसी ने जो है बोनस अंक माना है। अगर आपको पता है कि ये दोहा किसका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किसका दोहा है। ठीक है।
मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा था? तो मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा था? तो उन्होंने क्या मांगा था? प्राण दंड मांगा था। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है। निम्न में से जो है आपका स्थायी भाव नहीं है, तो आपके रति, शोक, हास और स्वेदे चारों जो है आपके स्थायी भाव है। तो फिर जो है आपके इसमें आरपीएससी ने क्या माना है? बोनस माना है। कम से कम 15% ऐसे जिनमें आपको बोनस मिला है। अगला प्रश्न है आपके, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य। बंधु कौशल्या दिशि प्राची का आशय है। इसका आशय क्या है? तो आपकी यहाँ हम बात करते हैं तो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना जो है इसका आशय। किसका? बंधु कौशल्या दिशि प्राची। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अव्यय नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो अगर हम बात करें व्यक्तिगत संप्राप्ति जो है आपके इसमें सहयोगात्मक अधिगम का अव्यय नहीं है। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो आपके वो हो जाएगा 98 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपके पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गणानंद जो है इनको क्या कहा था? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है। किसको? गणानंद को। बीसल देव रासो प्रधानता काव्य है। बीसल देव रासो जो है आपके कौन सा काव्य है? तो श्रृंगारी काव्य है। पद्मावत की भाषा मानी गई है। पद्मावत की भाषा कौन सी मानी गई है? तो अवधी भाषा मानी गई है। 50 प्रश्न और बाकी है अभी तो आपके। इसका डीपली मैटर पढ़ने के लिए आपको जो है वापस अपना खुद का कंटेंट है वो बिल्कुल सही पढ़े। आपको ये पेपर देखने से इतना अंदाजा लग जाएगा कि पिछली बार आरपीएससी ने जो है कैसे क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, ये आपको बिल्कुल लगेगा। जैसे आपके भक्ति काल इसमें से बिल्कुल सरल सरल प्रश्न पूछा है, ठीक है। और काव्य शास्त्र में से भी सरल आया थोड़ा, बस आपको जनसंचार वाले ये वाले जो है आपके निविदा अधिपत्र जो है आपके अधिपत्र ज्ञापन, इनका थोड़ा जो है आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। कम से कम इनके 15 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो आपको ये वाला लेवल है जो बिल्कुल सही करना है। 101 नंबर का प्रश्न आपके 101, ठीक है। दादू दयाल की रचना है। इसमें से दादू दयाल की रचना कौन सी है? तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके अंग वधु जो है आपके दादू दयाल की रचना मानी जाती है। जय बिनु काज दाही नेहू बाए, यह पंक्ति तुलसीदास का रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है? किस खंड से ली गई है? तो बालकांड से ली गई है, क्योंकि अपने जो सिलेबस में है वो बालकांड ही है। तो आपको इतना सोचना नहीं है कि सुंदरकांड है, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अपने तो सिर्फ बालकांड है। तो ये प्रश्न आपके जो है सीधा सीधा प्रश्न बालकांड से ही है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो उद्दीपन किसे कहा जाता है? उद्दीपन किसे कहा जाता है? तो आपके उद्दीपन जो है विषय की बाहरी चेष्टाओं को जो क्या कहते हैं? हम उद्दीपन कहते हैं। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी छायावाद के किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो ये आपके जो है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी छायावाद के किस कवि की पंक्ति है? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत की है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो आपके यहाँ पे जो मैं बात करूँ तो 1893 ईस्वी में जो है आपके काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कवि नहीं है। कौन से जो है आपके राजस्थान के कवि नहीं है? तो आपके यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन जो है आपके राजस्थान के कवि नहीं है, ठीक है। बारहमासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में देखने को मिलता है। तो बारहमासा कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको बीसल देव रासो है, इसमें आपको बारहमासा शैली का वर्णन मिलता है। 108 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, अंबर पनगट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो आपके यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 109 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है? आईसीटी के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा जो है आपके इसमें सही कथन नहीं है? तो यहाँ हम बात करें तो आपके आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, ये बिल्कुल जो है आपके यहाँ पे असत्य कथन दिया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करती हूँ मैं, को घटी ये वर्ष बनुजा वे हलदर के बीर, यहाँ अलंकार कौन सा है? तो 110 नंबर के प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ कौन सा अलंकार है? वर्षा बनुजा वे हलदर के बीर, तो श्लेष अलंकार है, ठीक है।
कौन सा? श्लेष अलंकार। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। और नातों की? 9। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ हम बात करते हैं तो आपके सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। तो आपके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद आपके वाइगोत्स्की का है। और नैतिकता विकास सिद्धांत जो है आपके, ये किसका है? तो ये आपके कोहलबर्ग का है। किसका? कोहलबर्ग का। तो पहले में दूसरा और दूसरे में पहला, जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है आपके इसमें पीआईजे का है। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आपके फ्राइड का है। ठीक है। तो इसमें आपका चौथा और तीसरा दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। किसमें महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है? तो आपके यहाँ हम बात करें खुमान रासों में जो है आपके महाराणा प्रताप का वर्णन देखने को मिलता है। दारी की न दौर यह रार नहीं खजूबे की उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ हम बात करें आपके उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये भूषण की जो है आपके पंक्तियां हैं। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? तो अगर यहाँ हम बात करें तो किसका है ये कथन? तो डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं आपके? तो केशव दास माने जाते हैं। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा है बोरा के काग, सो दनी बिरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। ये पंक्ति किस सूफी कवि की है? तो किसकी है ये आपके जो है जायसी की पंक्तियां हैं। जा तनु का जाई परे में अलंकार बताइए। तो साथियों यहाँ आपके जो है जा तनु की जाई परे में अलंकार कौन सा है? तो आपके यहाँ आरपीएससी ने जो है आपके बोनस माना है। ठीक है, बोनस माना है। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये किसकी पंक्तियां हैं। यहाँ आपको अलंकार पूछा है। क्या पूछा है? अलंकार पूछा है। तो आपको मुझे बताना है कि ये किसकी जो है पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें अलंकार कौन सा है? वैसे इसमें अलंकार आपके शेष है तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने फिर भी इसमें बोनस माना है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो आपके आंसर इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार। एक और अजगरई लकी एक और मरगराई, विकल बटोही बीच ही पद्यो मूर्छा खाई। यहाँ किस रस की व्यंजना हुई है? 119 में अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जो किस रस की व्यंजना हुई है? तो भयानक रस की जो है यहाँ पे व्यंजना हुई है। गार्सा दत्तासी का ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो प्रथम भाग जो है किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो आपके 1839 में हुआ था और द्वितीय भाग 1847 में हुआ था। ठीक है। सदगुरु के सदके करूं, यहाँ सदके के आशय क्या है? सदके का आशय यहाँ पे क्या है? तो साथियों यहाँ आपके यहाँ न्योछावर करना। सदके करूं यानी उसके जो है आपके न्योछावर करती हूँ, अपने आप को जो है सतगुरु के चरणों में न्योछावर करना चाहती है। ठीक है। 122 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही नहीं पूछा नहीं है। तो क्या सही नहीं है? तो यहाँ हम बात करें आपके तो यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। कौन सा? दूसरे नंबर का ऑप्शन जो ये आपके कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है। 123 नंबर के प्रश्न की हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जो है कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो आपके विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री बिल्कुल होते हैं। ठीक है। अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक, ये भी बिल्कुल आपके जो सही है। आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक, बिल्कुल आपके यहाँ पे जो है चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो अ ब स और द आपके चौथे नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 124 नंबर का प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया। किनको जो है परिगणित नहीं किया था जीवों की कोटि में? तो यहाँ हम बात करते हैं आपके ब्रह्मा जीव को जो है परिगणित नहीं किया था। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा जो है आपके पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
आर्य समाज की स्थापना यहाँ आपके जो है इसमें बोनस मानना है आरपीएससी ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी सही जो है वो क्या है सन। 127 नंबर का प्रश्न है, एक वानु पुहवी नरेश कय मासा मुक्कऊ उर्प ऊपरी पर हरियु वीर कशत्तर चुकऊं। उक्त पंक्तियां किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई हैं? किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई हैं? तो यहाँ हम बात करें तो आपके पृथ्वीराज रसो से ली गई हैं। काव्य लक्षणकारों की दृष्टि में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है आपके सुमेलित नहीं है? 128 नंबर का प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम बिल्कुल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ का, ये भी बिल्कुल सही है। शब्दार्थ संयुक्त काव्यतम, ये बिल्कुल भाम्य का सही है। अदोसो सगुणों सालंकारोच शब्दार्थो काव्यम, ये किसका? मम्मट का। ये आपके मम्मट का है क्या? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आपके मम्मट का है क्या? अदोसो सगुणों, अदोसो सगुणों, ये आपके मम्मट का नहीं है साथियों, ये किसका? आपके हेमचंद्र का है। किसका? हेमचंद्र का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं पूछा, तो आपका चौथा नंबर का ऑप्शन ही जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? तो कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? तो आपके यहाँ पे जो है ये पहाड़ी दस्युओं का दमन करने जाते हैं। 130 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो उसकी आयु क्या है? तो साथियों 11 वर्ष एवं उससे अधिक मानी जाती है। कविता के दो भेद मुख्य रूप से प्रचलित हैं, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये दो आधार कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं आपके आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, दोनों आधार कौन से हैं? तो आपके आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, 132 नंबर का प्रश्न है, रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है? रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है? तो यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो यह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डायरे केस चल खुसरो अगर आपने रेन बही चौदेश, अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर ये कहा था? तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के जो है देहांत पर कहा था। किसके? उनका गुरु था ये कौन? निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? हरि गीतिका छंद में 16-12 पर यति होती है। 134 है ना, तो बिल्कुल जो है असंगत पूछ रहा है, तो आपकी ये तो बिल्कुल सही है। उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15-15 मात्राएं होती है। ये गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पे ना जो आपके 15-15 नहीं होती है, 13-13 नहीं होती है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है आपके गलत है, तो आपका असंगत कथन दूसरा ही माना जाएगा। आगे गीतिका में 14 और 12 पर यति होती है, ये बिल्कुल सही है। रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं आपको जो है ये इसका आंसर है उल्लाला, उल्लाला है ना। ठीक है, इसके प्रथम ये जो आपका है इसमें दोहा की तरह 4 चरण होते हैं। किसमें? उल्लाला में। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है, व द्वितीय व चतुर्थ चरण में जो है आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ आपके जो है 15-15 होगी। कहाँ पे? एक बार आपके यहाँ इरेजर से मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत कैसे है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये आपके प्रथम और तृतीय चरण है, यहाँ 13-13 ना होकर यहाँ कितनी है? 15-15। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है आपके 15-15 ना होकर यहाँ कितनी है? 13-13। इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वे ही अर्थालंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। यह कथन किसका है? 135 में अगर हम ये बात करते हैं कि ये कथन किसका है, तो यह आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है? 136 में अगर हम बात करते हैं ये कथन किसका है, तो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है साथियों? ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी का है जो मूल नाटक कौन सा माना जाता है? तो आपके यहाँ पे जो है प्रेम जोगिनी इनका मूल नाटक माना जाता है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? साथियों ये वाला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से आपको ध्यान रखना है कि इसकी भाषा पूछी जाती है, ठीक है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अगर हम इसकी भाषा के बारे में बात करते हैं तो इसकी भाषा कौन सी है? अवट है। साहित्य को ज्ञान राशि का सिंचित कोष किसने कहा था? तो किसने कहा था साथियों? यहाँ अगर हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, साहित्य को ज्ञान राशि का सिंचित कोष कहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई थी? तो आपके अगर हम यह बात करें तो 1803 में जो है आपके फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस जो है आपके 1803 में तैयार करवाई गई थी। ऋतुराज का कविता संग्रह कौन सा है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके आशा नाम नदी जो है ऋतुराज का काव्य संग्रह माना जाता है। यह शहर यही सच है में आया है, कौन सा शहर है जो आपके यही सच है मन्नू भंडारी का इसमें आया है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके कानपुर शहर है, कौन सा? कानपुर शहर। 144 नंबर का प्रश्न है, चौपाई के संबंध में सही कथन है। चौपाई के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका जो है सत्य कथन है। 145 नंबर का प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में कौन सा नहीं है? तो अगर यहाँ पे उड़ीसा जो है आपके हिंदी क्षेत्र के राज्यों में नहीं आता है, ठीक है। 146 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है जो नीचे दिए गए हैं लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। कोड के अनुसार उन्हें अनुक्रमित कीजिए। कोड के अनुसार उनको अनुक्रमित कीजिए। 146 नंबर का, तो सबसे पहले अगर यहाँ हम बात करते हैं तो संरचना, ठीक है। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नियोजन की आवश्यकता में संरचना होती है, उसके बाद आपके प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके सामाजिक प्रणाली 3 नंबर पे ये, और चौथा सहायक अवलंब प्रणाली तो 4 नंबर पे ये। तो द और स, ब ए द और स आपका पहला नंबर का ऑप्शन ही जो है यहाँ पे बिल्कुल सही माना गया था, ठीक है। 147 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? यह जो है यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है तो बिल्कुल सही है। यह शिक्षक अधिगम करता है एवं शिक्षण प्रक्रिया के संबंधित है से संबंधित, बिल्कुल ये भी सही है। यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है साथ ही ये उपयुक्त है ये भी, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन जो है आपके सही नहीं है। यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, ये भी आपका जो है सही है। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं? तो सर्वांग निरूपक कवि कौन से माने जाएंगे? आपके भिखारी दास, ठीक है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर गन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो गन। इन पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? कौन सा काव्य गुण है? तो साथियों यहाँ आपके जो है आरपीएससी ने बोनस माना है इस प्रश्न के अंदर, और आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा जो है काव्य गुण है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती हैं, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके तो शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को, चिंतन को। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आपके ए बी सी और डी चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है आपके सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साथियों ये तो हमने किया है 2022 वाला पेपर, जो कि आपका डायरेक्ट मैंने टिक लगाया है। ज़्यादा मैंने विशेषता नहीं बताई है क्योंकि आपको तो एक बार पेपर पढ़ना है कि है ना कहाँ से पेपर का लेवल पूछा गया है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ध्यान रखना है कि आने वाले जो पेपर हैं, होने वाली वैकेंसी है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, उस पर जाकर आप सर्च करना, तो हम जो है अभी के अभी जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके 2022 का
पेपर हम सबसे पहले 2022 का करेंगे, इसके बाद 2018 वाला, फिर उसके बाद आपके 16 में हुआ था जो वो, फिर उसके बाद आपके 13 वाली 13-14 में हुआ था, उसके बाद आपके 11 वाला पेपर। यहाँ तक जो है हम पुराने पेपर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के करेंगे। इसके बाद आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड के, फिर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको प्रश्न का लेवल पता होना चाहिए कि कहाँ से आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती हैं और उनका आंसर भी क्या मान, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको यहीं से ध्यान रखना है। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके साथी लोगों के साथ भी इसको शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी तो आपको कम से भी कम 5 ईयर पेपर देखने हैं, तो आपको 20 पेपर, तो कम से भी कम पूरे 20 पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, धन्यवाद।